नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ठाकुर भाई। ईश्वर हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम, फेलोशिप, स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ। आज एक एक दिन के साथ में शराब के पहले घातक गुण से दूर। दोस्तों, जो भी मेरा नया भाई या कोई भाई संघर्ष कर रहा है तो आशा देता हूँ कि दोस्त मेरे बिगड़ शराब के जीवन जैसा एक एक दिन के साथ। सबसे पहले तो मैं नवजीवन ग्रुप का आभारी हूँ दोस्तों। आप लोगों ने मुझे अपने अनुभव रखने का मौका दिया। दोस्तों, मैं परिवार में बड़ा था। हम तीन भाई तीन बहन थे। मेरे फादर फिल्म लाइन में काम करते थे, राज कपूर साहब के साथ आर के प्रोडक्शन में। और मेरे घर में जॉनी और वॉकर, ब्लैक लेबल, रेड लेबल ऐसे ही पड़ा रहता था। पाइपा सिगरेट भी पड़ा रहता था। लेकिन मुझे शराब पीने का कभी मन में था ही नहीं ऐसा कि मुझे शराब पीना। और बचपन से ही मैंने देखा था शराब पीते कैसे लोगों को बर्बाद होती हुई। मेरे एक पड़ोसी थे जिनको मैं मामा करके बोलता था। जब जब शराब पीता था, रास्ते में गिरता था, तो मेरे मन में विचार आता, यार इसको इतनी अच्छी औरत है, इतनी अच्छे बच्चे लोग हैं, ये एक क्वार्टर पिए आराम से खाना खाए और सो जाए, ये इस तरह से क्यों नहीं पीता है। मेरे छोटे भाई को भी शराब का प्रॉब्लम था। अल्कोहलिक तो नहीं था लेकिन वो ड्रंकर था। पहले सब इधर उधर बार बीर में सब जाके सब करके लास्ट लास्ट में उसको देशी बोतल लगती थी, ये आधा बोतल कम से कम एक समय में। मेरे भाई को भी समझाता था, अच्छा वाला पी, कम पी। और मुझे लगता था मेरे भाई के ऊपर कुछ जादू टोना भूत प्रेत का चक्कर है। दोस्तों, अच्छे संस्कार भी मिले थे। मैं सुबह दिन में नहा धो के दुर्गा चालीसा का पाठ करने का, शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना, कुछ महापुरुष मेरे आदर्श भी थे। तो लेकिन 1980 में जब मैं जूनियर कॉलेज में गया पहली बार, मेरे दो दोस्त, एक सरदार जी और एक कच्ची, अभी वो कच्छ में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी कुछ समय पहले, एक साल पहले उसने सुसाइड कर लिया। और मेरा दूसरा जो दोस्त था सरदार जी, जो बचपन में हम साथ में अभी तक दोस्त थे, अभी ये पिछले ही महीना वो कनाडा शिफ्ट हो गए पूरे परिवार के साथ। तो ऐसे मेरे दो दोस्त और कुछ और हमारे सीनियर दोस्तों के साथ पहली बार 1980 में हम लोग बियर बार में गए और पहली बार बियर पिया। तो बियर बार में जाने के बाद दोस्तों, बियर का सेक्शन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन वो जो बियर बार में लेडीज वातावरण था, लेडीज बियर सर्व कर रही थी, वो कुछ अजीब सा लगा था मुझे। और इधर बोलते बीमारी का पहला भाग, मेंटल ऑब्सेशन। तो वो जो लेडीज बार का वातावरण था वो मेरे दिमाग में फिट बैठ गया। और हम आपस के में दोस्तों के साथ यही मैं बोलता था कि भैया पीने का तो कभी भी नरम हाथों से पीने का, नहीं तो पीने का ही नहीं। उसके बाद महीना दो महीना में जब भी पीने जाते थे तो लेडीज बार में जाते थे। 84 में शादी होगी, मेरी ससुराल अहमदाबाद है। मेरे ससुर जी रेलवे में जॉब करते थे, अभी रिटायर है, अभी भी हैं, 85 उनकी एज है। इकलौती बेटी की 84 में शादी हुआ। 86 में मुझे एयर इंडिया में जॉब मिल गया एज अ ट्रेनी टेक्नीशियन में, 12 करके टेक्निकल लाइन में चला गया। वहाँ मैंने 2 साल का अपना MTI CTI से ट्रेनिंग किया, फिर अप्रेंटिसशिप किया एयर इंडिया में। और एज अ 86 में पिताजी का भी कुछ उसमें योगदान था और मुझे 86 में एयर इंडिया में नौकरी लगी। मेरा पीना इसी तरह चालू था। अच्छी वाली मेरी नौकरी थी 86 में, मुझे एयर इंडिया में जॉब लॉग लगा लो। और मैं ज्यादा शराब नहीं पीते थे। 86 में हमारे यहाँ डांसिंग बार की शुरुआत होगी, तो मैं मेरे अपने दोस्तों के साथ हम लोग डांसिंग बार में जाते थे। ज्यादा नहीं, आधा आधा बियर पीते थे, लेकिन कितने पैसों की बर्बादी करते थे कोई हिसाब किताब नहीं। तो अच्छी खासी नौकरी थी दोस्तों, लेकिन मैं नौकरी पे नहीं जाके दोस्तों के पास चला जाता था और बाद में शाम को आ जाता था, यानी absentee मेरा चालू हो गया था। इधर बोलते ना, मेरे को ज्यादा शराब पीना भी नहीं पड़ा। जिंदगी अस्त व्यस्त करने के लिए आधा बियर नहीं, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त कर दिया। वही जमाने में 1987 88 में, 88 में मैं परमानेंट हो गया। मतलब 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड के कंफर्मेशन लेटर मिला। और जैसे ही कंफर्मेशन लेटर मिला, हमारे यहाँ पचासों टाइप के लोन मिलते थे, PF लोन, बैंक लोन, व्हीकल लोन, ये लोन वो लोन, सब तरह के लोन मैंने निकाल लिए। मेरे दोस्त अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे थे, अपने अपने बैंक बैलेंस कर रहे थे 86 का बैच का जो हमारा बढ़ती था। और मैं अपना अय्यासी बोलो या जो भी बार बेर में इधर उधर अपनी जिंदगी का सत्यानाश करता था। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन मुझे कभी भी महसूस नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ को भी मेरे पीने से प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम लोग जॉइंट परिवार थे, पिताजी थे, मदर थी, भाई था, भाभी थी, सब थी। और ज्यादा करके मैं अपनी परिवार की जवाबदारी निभाता था। मुझे 86 88 90 में ऐसे करके तीन बेटियां हो गई। धीरे धीरे मैं अपनी जवाबदारी भी निभाता था। मैं अपनी दिन की शुरुआत अपनी बेटियों को पैर छू के करता था। ऐसा बेटियों को लक्ष्मी का रूप देते तो हम थे, बेटियों की पैर छू के अपनी दिन की शुरुआत करता है। जवाबदारी 100% घर की निभाता था, लेकिन मेरे ऊपर इतना लोन हो गया था, इस तरह का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आता था। इसी तरह कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। बाद में जो डांसिंग विंसिंग का थोड़ा कम हो गया और मेरा जिंदगी चालू हो गया। 94 में मैं परिवार से अलग हुआ। 94 में, क्योंकि मेरे पिताजी का थोड़ा हिटलर टाइप स्वभाव था, तो मेरी वाइफ बहुत परेशान होती है। आज भी हम जब बैठते हैं तो मेरी वाइफ मेरे अल्कोहलिज्म के बारे में नहीं बोलती है, लेकिन कभी बोलती है, यार तुम्हारे पिताजी के साथ हमने नारकीय जीवन जिया, अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छी खासी
नौकरी थी, मैं अपने परिवार के साथ अलग होकर अच्छे से उनके साथ जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार माँ बाप को छोड़ के, भाई बहनों को छोड़ के मैं कैसे चले जाऊं। और मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को नारकीय जीवन जीना पड़ा। उसमें मेरा शराबीपन नहीं था, लेकिन जो मेरे पिताजी का हिटलरपना था ये सब था। 94 में मैं पिताजी से अलग हुआ। 94 में मैंने भाईंदर में एक छोटा सा घर लिया, 460 स्क्वायर फीट का एक वन रूम वन बेडरूम हॉल फ्लैट लिया। और मैंने भाईंदर में नहीं, मैं एक भाड़े पे एक घर में चले गए। भाईंदर में नहीं आ पाया मैं क्योंकि बिल्डर का कुछ 15,000 रुपया देना था। तो वही घर मैंने डिपॉजिट पे देके बिल्डर को पैसा दिया, कुछ लोन मैंने एयर इंडिया से लिया और ऐसे करके किसी तरह मेरा घर हो गया और मैं 94 में परिवार से अलग हुआ। जब अलग हुआ तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यार दुनिया शराब का मजा लेती है। मैं एयर इंडिया में जॉब करता था, अभी मैं रिटायर हूँ। दुनिया शराब का मजा लेती है तो मैं भी 2 पैक रोज पीऊंगा तो क्या फर्क गिरता है। तो मैंने अपनी वाइफ से चर्चा की। मेरी वाइफ को शराब पीना पसंद नहीं था कि नहीं शराब नहीं, तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके हफ्ते में एक दिन मुझे शराब पीने मिलता था। रविवार के दिन में एक क्वार्टर लेके आता था, थम्स अप डालता था, इस तरह से मैं अपना एक क्वार्टर पीता था। धीरे धीरे शराब के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा और धीरे धीरे मैं घर में झूठ बोल के बीच बीच में भी शराब पीने लगा। कभी बोलता था ऑफिस से लेट हो गया, आज एयरक्राफ्ट में एयरपोर्ट पे काम कर रहा था, एयरक्राफ्ट में पानी नहीं था, उधर ही बियर पिया, बियर पी के अभी आया तो मुझे थोड़ा सा नशा हो गया। इस तरह का मेरा झूठ बोलना ये सब चालू हो गया दोस्तों। और उसके बाद एक बार हम लोग पिकनिक जा रहे थे, हमारा एयर इंडिया का इंजीनियरिंग का स्टाफ पिकनिक जा रहा था। तो हम लोग पिकनिक जा रहे थे तो मेरे सभी लोगों के साथ रिलेशन अच्छे थे क्योंकि वहाँ एयर इंडिया में कुछ ऐसी मेरी मित्र मंडली मिल गई थी जो सोशल ड्रिंक करती, उनके साथ हम लोग बाहर में पीने जाते थे। पिकनिक जा रहे थे, मेरे बॉस ने मुझे बोला ठाकुर तुमको मालूम है ये बॉस दारू कैसा पीता है। मेरा बॉस कैसे पीता है? बोलता है शाम को ये जो घर पे जाता है ना, एक कॉटेज छुपा के अपना लेके जाता है, बाथरूम में रख देता है, उधर जाके गट गट करके पीता है। इस तरह से वो अपना नशा पूरा करता है और वो फार्मूला मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं भी एक क्वार्टर छुपा के लेके जाता था, बाथरूम में रख देता था। रात को 8 साढ़े 8 बजे नहाने को जाने का, क्वार्टर पीने का, पानी भी नहीं डाल के पानी में पीने का आदत नहीं था, कैसे भी नाक बंद करके पीने का, ब्रश करने का, बाहर आने का, सिगरेट भी पीने का, खाना मस्त जाने का, काम पे बराबर जाने का। और मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे अरे ठाकुर आजकल तेरा बॉडी मस्त होते जा रहा है। और मैं भी बड़े घमंड से बोलता था आजकल विटामिन डी मैं रेगुलर ले रहा हूँ ना, ये मेरे बॉडी का राज, ये मेरी सेहत का राज है। मेरा एक दोस्त था, जब भी नाला सोपारा में रहता था, कभी कभी नाला सोपारे में इसका लाइट का प्रॉब्लम होता था। तो वो बोलता था यार रात को लाइट नहीं आया, मेरा एसी चालू नहीं हुआ तो मैं बराबर सो नहीं पाई है। मैं उसको बोलता था कहाँ एसी वीसी के चक्कर में जाता है, 7 रुपए का एक देसी क्वार्टर ले लेगा, रात को पी के सो जाने का, एसी आया दिया है मस्त नींद आती है। ऐसा करके 1 1.5 साल मेरा चलता रहा छुप छुपा के। वाइफ को डाउट आता था लेकिन मैं उसको विंडो के कांच के पीछे कैसा, पानी की टंकी में कैसा भी छुपाता था, वाइफ को क्वार्टर मिलता नहीं था। उसने मेरे को कसम का भी बोला और मैंने झूठ कसम का भी चालू कर दिया। मेरे पिताजी को डाउट आता था, मेरे पिताजी कभी कभी बोलते थे मेरी बेटियों को, देखो तुम्हारा पापा जाता है ना, तुम्हारा बाप जो जाता है ना बाथरूम में, जरा उसका चेकिंग करने का। लेकिन इस तरह से 1 1.5 साल तक मेरा चलता रहा। लेकिन 1.5 साल के बाद मुझे थोड़ा शारीरिक तकलीफ, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगा और मुझे मेरी वाइफ के ऊपर गुस्सा आने लगा। मतलब ये वाइफ अगर मुझे कंट्रोल से 2 पैक रोज पीने देना तो मुझे ये एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होए। मैं अभी ये झटपट पीता हूँ ना, इसीलिए एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। और ऐसे करके दोस्तों 97 में मैं भाईंदर शिफ्ट हुआ। मुझे लगने लगा कि यार मैं किसी दिन अगर शराब नहीं पिएगा तो रात को मुझे नींद नहीं आता था। तो मेरे को ऐसा लगने लगा यार ठाकुर इसी तरह तू शराब पीता रहा तो तेरा भी हालत तेरे भाई जैसा हो जाएगा, तेरी भी हालत तेरे पड़ोसी जैसी हो जाएगी। तो तुझे कहीं ना कहीं शराब को बंद करना चाहिए क्योंकि हम रात को पी के सो जाते। अभी मेरा वाइफ है, मेरी बेटी है, अगर ये लोग को कभी रात को मेरी जरूरत पड़ गई तो मैं नशे में रहूंगा तो कैसा चलेगा। तो इस तरह से मैं बोला कि क्या क्या कैसा चलेगा। तो मुझे लगने लगा कि भाई मुझे शराब बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों शराब बंद मैंने सब कोशिश किया, औरत का कसम, बच्चे का कसम, भगवान का कसम खाया तो मैं 7 दिन शराब से दूर था दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं 97 में भाईंदर शिफ्ट हुआ। भाईंदर भी शिफ्ट हुआ तभी तो मुझे ऐसा लगता था जिस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट था उधर 24 फ्लैट थे और 24 में 23 हमारे एयर इंडिया वाले थे। तो मुझे ऐसा लगता था यार अपन ऐसे ही शराब पीते रहेगा, कोई अपने को देखेगा, सब अपना स्टाफ है तो बोलेगा ये बेवड़ा। मेरी वाइफ की तरह भी इशारा करेगा ये बेवड़े की वाइफ, मेरी बेटियों की तरह भी इशारा करेगा बेवड़े की वाइफ। तो मुझे कहीं ना कहीं शराब बंद करना चाहिए, कंट्रोल से पीना चाहिए। और भाईंदर आने के बाद क्या हुआ, वो जो जो मेरा बाथरूम का पैटर्न था वो मालूम पड़ गया वाइफ को। मैं मिनीचर भी छुपा के लेके जाता था, सर्फ के डब्बे में रखता था, कैसा कैसा रखता था वो मालूम पड़ा। तो भाईंदर आने के बाद मैंने बार में पीना चालू किया। जैसे ही मैंने बार में चालू किया मेरा कोटा बढ़ गया।
और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ने लगी तो मुझे लगने लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि मैं जब इंग्लिश बार में बार में बैठता था तो कोई आदमी आता था, हाफ क्वार्टर लेता था, हाफ क्वार्टर लेता था, सोडा डालता था, बड़े आराम से उसको खिलाता था, पीता था। और मैं मन में सोचता था यार मैं भी हाफ क्वार्टर पीऊं तो मेरा पैसा भी कम खर्चा आएगा, मेरा शरीर को भी कम तकलीफ होएगा। और जब देशी बार में जाता था तो वहां मैं देखता था एक आदमी खाली 50 ग्राम पीता है। वो 50 ग्राम पी के इतना एंजॉय करता है, हंसता है, बोलता है, तो मेरे को कुछ अजीब सा लगता था। मैं बोला यार मेरे को जो भी कोटा पीने के बाद, एक आदमी था उसको 2 क्वार्टर कम से कम, मेरे पास मिलिट्री वर्ग का आदमी था पीता था, उसको 2 क्वार्टर लगता था। वो 2 क्वार्टर पीने के बाद सुबह अपना 4 बजे उठ के पानी भरना, ये करना, काम पे बराबर जाता था। और मुझे जो भी पीना पड़ता था, मेरा आधा बोतल कभी पीऊंगा तो मैं बेहोश होता था, लेकिन मेरा 1.5 क्वार्टर तो कम से कम मुझे लगता था। और वो पीने के बाद भी मुझे नौकरी में अपसेंटी होने लगा, फाइनेंस का तकलीफ होने लगा, और मेरे घर वालों की मानसिक अवस्था खराब होने लगी। मेरे को डबल एडिशन हो गया। डबल एडिशन ऐसा था, हमको दो पगार मिलती थी। हमको एक पगार मिलता था और एक इंसेंटिव मिलता था। वो मेरे लिए दिन बड़े खतरनाक होते थे। मेरी पगार मिलती थी, बैंक मेरे ऑफिस में ही थी। मैं बहुत 10-15 हजार रुपये पॉकेट में निकाल के लेता था और भाईंदर स्टेशन उतरता था। बहुत सोच समझ के मैं सोचता था अभी इंग्लिश बार में या देशी बार में किसी भी जाके 1 क्वार्टर पीने का। और मैं 1 क्वार्टर पीने के बाद अचानक मुझे वापस वो फिर डांसिंग बार का ख्याल आता था और मैं वहां पहुंचता था। फिर वहां 1 गियर 2 गियर कितने पैसे उड़ाता था, कोई हिसाब किताब नहीं, और ब्लैकआउट में घर पे आता था। तो इस तरह से मुझे फाइनेंस का भी तकलीफ होने लगा, नौकरी में अपसेंटी होने लगा, और मेरे घर वालों की मानसिक अवस्था खराब होने लगी। मैंने मारा पीटी गाली गलौज भी किया, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, केवल ईश्वर की कृपा से। तो मेरी वाइफ और बेटियां कभी सोचती थी यार क्या हो गया, ये अच्छा भला आदमी था। और वाइफ बेटी कभी कभी बोलती थी मम्मी पहला कितना अच्छा दिन था, अपन सोचता था डैडी कभी, आज सिचुएशन उल्टा हो गया। और मुझे भी लगता था यार मेरे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं दिन में रेगुलर नहीं पीता था, लेकिन मेरी, क्योंकि मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, मैं नौकरी पे कभी दारू पी के गया नहीं। मैं जब पीते बैठता था दिन में तो रोते बैठता था, भगवान से प्रार्थना करता था। मुझे भगवान पे भरोसा था पीने के भी दौरान कि भगवान चमत्कार कर सकते थे। मैं मंदिर में भी जाता था, वाइफ को बोलता था कि यार शायद भगवान मेरी बात नहीं सुनते, आप प्रार्थना करके देखो दोस्तों मेरे। और मुझे लगने लगा था यार मेरे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं सोचता था मन में यार मेरे पास इतनी अच्छी नौकरी है, हजारों में मेरे पास पगार है, और मैं दारू नहीं पी सकता हूँ, कंट्रोल से दारू नहीं सकता। मैं जब बाहर में जरा पीता था, कोई यंग बच्चा मेरे से 24 25 22 साल का पीता था, मैं इसको बोलता था भाई मेरे मत पी, तू भी मेरे माफी फंस जाएगा। मैं उसको बोलता था, मुझे लग रहा था मैं फंस चुका हूँ, अभी करना क्या है कुछ समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था मैं पागल हो गया हूँ। क्योंकि कभी मैं मन में सोचता था एक छोटा सा बच्चा रहेगा, उसको भी अगर कोई चीज तकलीफ देगी तो छोटा सा बच्चा भी वो काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा जैसा शराबी मुझे बार बार शराब तकलीफ देती, वहां पर शराब के पास जाती थी। और मेरे मन में एक विचार आया कि चलो ऐसी जगह पे चले जाते जहाँ अपने को शराब नहीं मिलती। अगर मुझे 10-15 दिन शराब नहीं मिलेगी तो मेरी शराब बंद हो जाएगी। भाईंदर से मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया, डाय एरिया मेरी ससुराल थी, वहां 15-20 दिन शराब से दूर था, वापस आया, वापस शराब चालू की, कुछ समझ में नहीं आता था। और 99 में दोस्तों मुझे लगा मुझे मदद की जरूरत है। हमारे एयर इंडिया में खास करके फ्राइडे के दिन साइकेट्रिक डॉक्टर डॉक्टर जूली नथवानी आती थी। एक का मीटिंग भी चलता था, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं। और मैं जब डॉक्टर को मिलने गया फ्राइडे के दिन, लेकिन मेरा बैड लक, डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया थी, कहीं अब्रॉड गई हुई थी। वापस में आ गया, फिर मैंने मानस हॉस्पिटल, साइन में एक मानस हॉस्पिटल 99 में मैं अपनी वाइफ के साथ वो डॉक्टर के पास गया। हमने इंक्वायरी किया कि वो भी अल्कोहलिज्म के ऊपर कुछ काम करते। मैं मेरी वाइफ उसके पास गए, मैंने पूरा उनके साथ बताया मैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे शराब बंद करना है, मैं कंट्रोल से दारू नहीं पी सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, तुमको 5 दिन एडमिट करेंगे और तुमका ट्रीटमेंट करेंगे। और मैं एडमिट बोला सर, और 15 हजार रुपया मांगा था 99 में। तो बोला सर 15 हजार तो हम नहीं दे सकते, हम 10 हजार आपको देंगे और आप हमारा ट्रीटमेंट चालू करो। तो उसने बोला डॉक्टर ने कि तुम एडमिट मत हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू कर। वीकली में और मेरी वाइफ जाते थे, सोमवार हम जाते थे, 2 हजार रुपये वीकली देते थे। कुछ समय दवा लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि ठाकुर क्यों पैसा खर्चा करता है, तुमको तो मेडिकल फैसिलिटी सब फ्री है, सब बॉम्बे के बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे एयर इंडिया पैनल पे हैं। तो हमारे इधर ही भक्ति वेदांता है, वहां मैं गया, और नसीब था वहाँ डॉक्टर देवेंद्र सावेकर के एक डॉक्टर थे, उनका ही मुझे मिला। मैं उनके पास गया, उनसे मैंने बातचीत किया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं गिर रहा। वापस मैं डॉक्टर के पास गया, मैं सर आपकी दवा से मेरा को कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। फिर उन्होंने बोला ठीक है आपको एडमिट करेंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस दिन था 3 अगस्त 99, मंगलवार का दिन था दोस्तों। मैं मेरे ऑफिस गया, ऑफिस से मैंने एडमिशन का लेटर लिया, और मैं एडमिट होने को जा रहा था। जिस दिन मैं एडमिट होने मंगलवार को जा रहा था, तभी मेरे ऑफिस के दो दोस्त, मेरे वेल विशर, मेरे दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन थे, कम दोस्त थे लेकिन अच्छे थे, जो मुझे पैसों का मदद करते थे, मोरल सपोर्ट करते थे,
मेरे लिए प्रार्थना भी करते थे। मेरा एक दोस्त था जो मैनेजर था, वो बोलता था तू मांगता है तो घर में, तू लॉकर में क्वार्टर रख, तो तू दांडी मत मार, मांगता है तो ऑन ड्यूटी पी, लेकिन क्वार्टर मत ला। इस तरह के मेरे अच्छे सर्कल थे। उसमें से दो दोस्त थे, और एक ए मेंबर क्या होता है मुझे मालूम नहीं। मैंने सुना था, लोग बोलते थे वो बहुत दारू पीता है, लेकिन अभी वो दारू से दूर है। ऐसे तीन लोग दोस्तों मुझे बोले तू शाम को सेंट थॉमस चर्च गोरेगांव ईस्ट एक चर्च बताया मुझे, उधर तू आ जा। मुझे भी लगा कि चलो भैया चर्च में अपन जाएंगे, फादर कुछ अपने को आशीर्वाद देंगे और मेरी शराब बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान पे मुझे भरोसा था। मीटिंग मीटिंग के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। और मैं शाम को पहुंच गया, मैं 7 बजे। मेरे भाईंदर से गोरेगांव में, मैं शराब पी के नहीं गया, मैं गया उधर। उधर गया, उधर मुझे एक मीटिंग रूम में बिठाया। उधर लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। वहाँ मेरी पहचान सीताराम भाई से, ओल्ड टाइमर से किया, जो शायद गुजरात के काफी लोग उनको जानते। और वहाँ लोगों ने अपने अपने अनुभव रखे। और जब मैंने पहला अनुभव सुना, वहाँ कुछ 4 अनुभव मैंने सुने थे, उसमें से जो सीताराम भाई का अनुभव था, उन्होंने बोला सुबह 5 बजे उठ के पौना बोतल का उतारा लिया, वाइफ छोड़ के चली गई, भीख मांगना पड़ा। तो वो जो उतारा शब्द था, वो मेरे को लगा, अरे यार उतारा तो मैंने कभी लिया नहीं। 5 बजे कभी उठ के मैंने पिया नहीं। पौना बोतल कभी मैंने रात को भी नहीं पिया। आधा बोतल पी के तो मैं बेहोश हो जाता था। और मुझे लगा भाई, ये शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो ये इन लोगों के लिए ये। और मुझे ये भी लगा यार, मीटिंग से शराब से आदमी कैसा दूर होएगा। और मुझे लगा नहीं यार, शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है मैं काम पे बराबर नहीं जाता हूँ। अभी एक काम करूंगा, कंट्रोल से पीऊंगा, काम पे बराबर जाऊंगा। गोरेगांव की मीटिंग करके 9 बजे छूटा, आया भाईंदर, देशी बार में गया, एक क्वार्टर 50 ग्राम किया और घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद दूसरे दिन ऑफिस गया। जो मेरे दो दोस्त थे, मेरे साथ मीटिंग है, उनको थोड़ा बहुत बीमारी समझ में आया, लेकिन मेरे जैसे शराबी को समझ में नहीं आया। दूसरी मीटिंग मैंने कांदीवली में किया। कांदीवली में हमने मीटिंग किया, तभी हम 5-6 लोग थे, सीताना भाई भी मेरे साथ थे। आज हम लोगों ने, एक भाई ने अपना अनुभव बोला कि आज के दिन में शराब नहीं पीता तो दूसरा दिन मेरा अच्छा जाता है, अच्छा महसूस करता है। वो मेरे साथ होता था। और उस दिन बुधवार के दिन मैं आया घर पे, और मैं शराब पीने नहीं गया, मैं सोबर घर पे गया। तीसरे दिन मेरी मीटिंग थी मर्सीफुल, मर्सीफुल नरीमन पॉइंट में। उधर मैं मीटिंग गया, 150-200 लोग थे, बर्थडे मीटिंग थे। उधर भी सीताराम भाई ने मेरे को जोर से आवाज दिया, ठाकुर भाई, ऐसा हाथ हिलाया। मैं मन में सोचा, अरे ये बेवड़े को कुछ काम धंधा है कि नहीं। मंगलवार को गोरेगांव में था, बुधवार को कांदीवली में था, और गुरुवार को ये इधर आया, इसको कुछ काम धंधा नहीं। और वहाँ तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग मैंने नमस्कार में किया, और पांचवी मीटिंग मैंने भाईंदर में किया। बर्थडे मीटिंग था, बर्थडे मीटिंग क्या होता है कुछ मालूम नहीं था, मीटिंग किया। वो शराब के अनुभव मुझे कुछ पट रहे नहीं थे, औरत के पर्स से पैसा चोरी किया, ये किया, मेरे कुछ अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन जो चेयरपर्सन ने एक बात बोली थी भाईंदर में, कि आज के दिन में सुपारी के टुकड़े से थे, और वो मेरी अंतरात्मा को टच हुआ। और मुझे लगा यार, मैं भी ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर एक दिन शेयर करूं कि मैं सुपारी के टुकड़े से दूर हूँ। और वहां भी मीटिंग करने के बाद वेफर केक बांटा गया है, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार, अभी कुछ खाने के बाद जाके शराब पिएगा तो तेरे को नशा अच्छा नहीं होएगा, और खाली पेट पिएगा तो नशा अच्छा होएगा। और वहां मीटिंग छोड़ के मैं चला गया, जाके शराब पिया, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं बोला इधर एक आदमी अपना अनुभव बोलेगा, दूसरा आदमी शराब से कैसा दूर रहेगा, मुझे कुछ पता नहीं, और मैंने मीटिंग छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा रही, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता, इन सभी की प्रार्थना है, इन्होंने काम किया। 3.5 महीने के बाद मैं 4 दिन ऑफिस में गया। हमारे यहाँ रूल है, 4 दिन अगर ऑफिस नहीं जाएगा तो आपको मेडिकल से फिट लेना पड़ता है। मैं 4 दिन ऑफिस नहीं गया, और 4 दिन के बाद जब मैं गया ऑफिस से मेडिकल से फिट लेने, तो मेडिकल ऑफिसर ने मुझे फिट नहीं दिया। पता नहीं क्या था क्या नहीं, मुझे डॉक्टर ने फिट नहीं दिया। मुझे बोला तुमको 3 महीने के लिए एडमिट किया जा रहा है। मैं बोला, मेरी सोशल वर्कर ने बोला डॉक्टर साहब को कि सर आप इनको एडमिट मत करो, अपन इसको ए का मीटिंग करेंगे। लेकिन डॉक्टर माना नहीं, बोला तुमको एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर, मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट किया, सर मैं थोड़ा सा दिवाली वाली सेलिब्रेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं 15 नवंबर 99 को एडमिट हो जाऊंगा। उसके बाद 8-9 तारीख को कुछ दिवाली था दोस्तों, भाई 15 तारीख को एडमिट होना था। 13 तारीख को मेरे मन में एक विचार आया, 13 नवंबर को, कि यार ठाकुर अभी दारू तो बंद करना है, 15 तारीख को एडमिट होने के दारू बंद करना है, जाते जाते 2 दिन तो अपने परिवार को खुशी देते हैं। तो 13 तारीख की रात को मैंने शराब नहीं पिया। 14 तारीख को दिन में भी शराब नहीं पिया, और 14 तारीख की रात को मैं वाइफ को बोला कि मैं एक क्वार्टर लेके आता हूँ, छोटा छोटा पैक बना के पीता हूँ, और तुम खाना दो, मैं खाना खा के सो जाता हूँ, और सुबह एडमिट हो जाऊंगा। मैं एक क्वार्टर लेके आया, छोटा सा एक पैक बनाया। इतने में मेरा एक दोस्त आया, मेरी बेटी ने वो दोस्त को कुछ इशारा किया, उसने मेरा क्वार्टर ग्लास उठाया और फेंक दिया, और मेरे को कसम दिया, तुमको मेरा कसम घर से बाहर नहीं निकलने का। और दोस्तों, 15 नवंबर 99 को मैं जाके एडमिट होने गया।
मैं मुझे तो लगा था किसी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट हो रहा है, लेकिन मैं गया, मैंने देखा कुछ अजीब सा माहौल था। और मैं गया उधर उधर तो देखा तो जिसे अपने को अपन रिहैब सेंटर बोलते हैं, वहाँ गया और एक रूम में मुझे रखा गया था। 15 नंबर 99 को एडमिट हुआ। जब वहाँ एक रूम में रखा गया था, पता नहीं भगवान का कुछ ऐसा ग्रेस था दोस्तों, हायर पावर की फोटो थी। और मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ा के रोया था। मिला भगवान, जिस पर्पज से आपने मुझे एडमिट किया, मेरी मदद करना, मुझे सिगरेट और शराब से दूर रखना। और 16 नंबर को मेरा शादी का साल गिरा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ठाकुर, सबसे ज्यादा जो तकलीफ मेरे पीने के कारण हुआ, वो मेरी वाइफ को ज्यादा तकलीफ हुआ। मेरे पिताजी को भी मालूम था, लेकिन मेरी माँ को भी नहीं मालूम कि मैं शराब पीता या कितना पीता है, क्या है। तो मेरा जो था सोच कि मेरी वाइफ को ज्यादा तकलीफ हुआ, तो आने वाला साल जब मेरा शादी का साल गएगा, मेरी वाइफ को तोहफा दूंगा, वो है मेरा शराब से दूर। और धीरे धीरे वहाँ जैसे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरा मन खुलने लगा। और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक बात बढ़ गई कि ठाकुर, ये औरत जाना, नौकरी जाना, चार्जशीट लेना, ये सब तो शराबियतपन के दुष्परिणाम है। ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो यही है, ना चाहते हुए मुझे शराब पीना पड़ता था। एक बार शराब का ख्याल आ जाए, मुझे शराब पीना पड़ता था। अच्छी खासी नौकरी थी, और वो मैं नौकरी के बराबर नहीं चाहता था। अच्छी खासी मुझे पगार थी, लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, और हर मैं हमेशा कर्जा बाजार था। ये जो औरत जाना, नौकरी जाना, ये सब दुष्परिणाम थे। और यहाँ बताया गया था स्वीकारना और मानना, बड़ा कंफ्यूजन होता था कि तुम शराबी हो, ये मानना और स्वीकार करना। मैं बोला मानना और स्वीकार करना यहाँ। तो धीरे धीरे दोस्तों अंतरात्मा से स्वीकार किया, पहली पारी 100%, कि भैया मैंने कौन सा पिया, क्या पिया, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। मैं शराब के सामने बेबस है, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है दोस्तों। और मैंने वहां देखा, एक बार का शराबी पड़ते दम तक आदेश, किसी ने 5 साल के बाद कोशिश किया वापस आना पर, किसी ने 15 साल के बाद कोशिश किया वापस, किसी ने 23 साल के बाद कोशिश किया वापस आना पड़ा। बिग बुक में तो 25 साल का बिजनेसमैन का उदाहरण था। और वहां मैंने अपने फादर जोसेफ के साथ चौथा पांचवा कदम लिया। चौथा पांचवा कदम होने के बाद हमको 12 बीड़ी मिलती थी पीने के लिए। मैं लास्ट क्लास में जब डिस्चार्ज करता हम तब 12 बीड़ी पीता था। जब पीड़ी तो मैं सोचता था यार मेरा कैसा चलेगा। मुझे विल्स पीने की आदत है। वो जमाने में 30 रुपए का पैकेट आता था, 2 पैकेट विल्स रख के 60 रुपए की विल्स हो गई। 8-9 महीना पगार नहीं मिलेगा, क्योंकि 99 डेज का विदाउट पे था। रिहैब सेंटर का 1-1.5 महीने का बाहर का था, 5 महीने का विदाउट पे, ऊपर से जो लोन का कटिंग। तो मैं सोचते बैठता था, और यहाँ बोला था जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे दे। बड़ा गुस्सा आता था, क्या भगवान को दे दूं, पगार मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, कैसा मैनेज करेगा, वाइफ है, बेटियां हैं दोस्तों। लेकिन मैं वहां से 22 फरवरी को डिस्चार्ज हुआ। 2 दिन आराम करके 24 फरवरी को पहली मीटिंग नमस्कार ग्रुप में किया। और वहाँ मीटिंग करने के बाद सीताराम भाई साथ में थे। हम लोग जब निकले, सीताराम भाई ने बोला ठाकुर भाई तुम अच्छा हुआ ये फेलोशिप में वापस आ गए। मैं सीताराम भाई को बोला, सीताराम भाई मुझे प्रोग्राम मालूम पड़ गया है, क्योंकि मैंने 3.5 महीने का रिहैब किया है। सीताराम भाई बोले, ठाकुर भाई तुमको 3.5 महीने प्रोग्राम मालूम पड़ गया, मुझे 9 साल हो गए ये फेलोशिप में आने के बाद। मैं एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग करता हूँ, फेलोशिप में काम करता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, और तब जाके स्पॉन्सर की मदद, तब जाके मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहता है। वो बात आज भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ। धीरे धीरे दोस्तों उसी दिन मैं जब अपने ऑफिस में गया, मेरे दोस्तों ने बोला ठाकुर भाई तुम अकाउंट्स में नहीं गए। बोला नहीं। बोला ठाकुर अपना कुछ पैसा अटका हुआ है, वो चेक मिल रहा है मुझे, कुछ हजार कई हजार रुपए का चेक मिला। मैं ऊपर वाले का आभार माना। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था ये पैसे तू संभाल नहीं सकेगा, हमारे को दे दे, हम लोग तेरे को 5-5 हजार रुपया महीना देंगे। लेकिन वो चेक मैंने उनको दिया नहीं है, मेरी वाइफ के अकाउंट में डाला। और वहां से मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-3 महीने वहां से चलाए। हमको 2 पगार मिलती थी। कुछ दिन मेरी पगार की रिकवरी होती गई, मुझे इंसेंटिव मिलता गया। बाद में मेरे इंसेंटिव की रिकवरी होती, पगार मिलता गया। और मैं एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग करने लगा, थोड़ा फॉर फेलोशिप में इन्वॉल्व गया। 2000 में ही हमारी इंटर ग्रुप की शुरुआत हो गई थी। मैं इंटर ग्रुप में आईजीआर बन के जाने लगा। तभी हमारा दहीसर से लेके सूरत तक का जो भी ग्रुप था, तो मेरा वैसे इंटर ग्रुप में आता था। अलग अलग ग्रुप के मेंबर मिलने लगे, लोगों को सेवा करते देखा। एक मेरे ओल्ड टाइमर थे, वो जमाने में 2000 में 100 रुपए इंटर ग्रुप को देते थे, 100 रुपए जीएसओ को देते थे। मैंने उनके साथ 12 स्टेप में जाने का शुरुआत से ही, रविवार के हम दूसरे भाई को संदेश देते थे। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन में उनका फॉलोअप करता था। चौथा दिन में परेशान हो जाता था, क्योंकि शुक्रवार से मेरा शिफ्ट पैटर्न होता था। मुझे सेकंड शिफ्ट आती थी। तो मैं अपने शुरुआती दोस्त को, स्पॉन्सर को बोलता था यार मैं अभी क्या करूँ, वो भाई को मैं कैसे फॉलोअप करूंगा। तो मेरा दोस्त बोलता था यार भगवान है ना बॉस मेरे। और ऐसे 6-7 महीने की मेरी सोबराइटी थी दोस्तों। पता नहीं मेरी वाइफ को मैंने कोई बात बोली, क्या बोली, आज मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ ने 6 महीने की सोबराइटी में मुझे फट से बोला था
कि जब से तुम ए में आया तब से तुम चिड़चिड़ा हो गया और तुमने दारू बंद करके हमारे ऊपर मेहरबानी किया। दोस्तों ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया। रात का समय था, 8 बजे के। मैंने कुछ पैसे पॉकेट में डाले, पाजामा कुर्ता पहना और घर से बाहर निकल गया। शराब पीने का ख्याल नहीं आया मुझे। मेरे मन में विचार है चलो किसी ऑर्केस्ट्रा में जाके बैठूंगा, एक दो गाने सुनाऊंगा और थम्स अप पी के रात को 1-2 बजे घर पे आऊंगा। फिर मन में विचार आया यार 1-2 बजे आएगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे, 1000-2000 रुपया खर्चा आ जाएंगे, चल किसी देशी बार में जाके कोई शराबी मिलेगा तो उसको शराब पी लूंगा और मैं थम्स अप पी के बैठूंगा। मैं गया, एक देसी बार के पास खड़ा हो गया, एक सिगरेट दो सिगरेट पिया, वापस आया, ठंडे पानी से नहाया, बिग बुक निकाला, बात का पारिवारिक जीवन। अभी एक भाई ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मेरे जैसे शराबी के लिए बिग बुक ने हर कुछ दिया हुआ है। बात का पारिवारिक जीवन प्रोग्राम में आने के बाद 2 बार वो चैप्टर पढ़ा और थोड़ा सा मेरा मानसिक संतुलन ठीक हुआ। फिर सुबह निकला, तभी भी मैं विचलित था। भाईंदर स्टेशन पहुंचने के बाद तभी हमारे निकी डी सांताक्रूज के जो मेंबर है, ओल्ड टाइमर, उन्होंने 25 साल पूरा किया। आज तो मुझे लगता है उनका 48 के आसपास सोब्राइटी होएगा। उन लोग के ग्रुप ने एक बुक छापा था। उस बुक में एक छोटा सा स्लोगन था कि हम जैसी शराबियों की भगवान हमेशा देखभाल करता है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम से क्यों विचलित होता है। और पता नहीं वो स्लोगन ने मुझे एक अजीब सी ताकत दी और मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया। मैं घर पे गया, वाइफ और बेटियों को बिठाया, मेरा वाइफ को बोला देखो कल तुमने मुझे इस तरह से बोला, मुझे तकलीफ हुआ, लेकिन आज मुझे दारू पीने का जरूरत नहीं है। जैसे तुम, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, ये सब मेरा परिवार है। ये फेलोशिप भी मेरे लिए किसी परिवार से कम नहीं। मेरा एक एक दिन का जर्नी चालू था दोस्तों। और शुरुआत में मैंने कुछ गलती भी किया। मेरे पहले साल की सोसाइटी, मेरे एयर इंडिया के जो दोस्त थे, वेल विशर थे, वो लोग 2-3 महीने में बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे, लेडीज बार में जाने का, फिर और गलत जगह पे जाने का। 1-2 बार मैं उनके साथ डांसिंग बार में गया अंधेरी में, और मैं थम्स अप लेके पी का, वो लोग शराब पी रहे थे और एक एक डांसर एक एक टेबल पे था। और मेरे मन में विचार आ रहे यार पीने के दौरान ये बार का एड्रेस मुझे क्यों नहीं मिला। 2 बार मैं उनके साथ गया। एक बार वसई में बहुत बड़ा समुद्र के किनारे बहुत बड़ा गेस्ट हाउस लिया था, शराब थी, नॉनवेज था, लड़की थी, सब मोहब्बत पिक्चर चालू उस समय लगी थी। हमको हम ही से मिला लो, वो जो गाना था शाहरुख ऐश्वर्या का, वो गाना चल रहा था। लोग मजे में, हम कुछ 5-6 लोग थे, मजा मस्ती में घूम रहे थे, एक एक आदमी अपना मजा ले रहा था। तो मुझे तो खाली शराब नहीं पीना है ना, बाकी सब तो कर सकता है, लेकिन ईश्वर की कुछ असीम कृपा रही, वो गलत सेक्स को मैंने मना किया। और जो मना करना था दोस्तों, मेरे को अजीब सा कॉन्फिडेंस मिला कि भगवान, मैं इसको भी मना कर सकता। और दोस्तों ये ईश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस है। ए में आने के बाद मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया मुझे अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे करके दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ये दोस्तों का साथ तुझे छोड़ना पड़ेगा, ये खतरे की घंटी, क्योंकि यहाँ बताया स्लेटरी ग्राउंड पे मत जाओ। और उसके बाद दोस्तों मैंने वो सभी दोस्तों का साथ छोड़ दिया। हलो हाय था, लेकिन मैं उनकी पार्टी में नहीं जाता था, क्योंकि वो मेरे लिए वो भी था और उनका खर्चा भी बहुत आता था। उसमें से मेरा एक दोस्त मजाक भी उड़ाता था। मेरा एक दोस्त, जब मैं उससे कुछ बातचीत करता था, वो मेरे को बोलता था ठाकुर तेरा काम ये हमारी पार्टी विटी है, हमसे बात करने का नहीं है, तेरा काम है बेवड़े लोग को पकड़ना और एडमिट करना। मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं अछूत हो गया, मैं कोड़ी हो गया। लेकिन दोस्तों नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास बिग बुक थी, मैं बिग बुक पढ़ता रहता था। मेरे पास एक ही मेंबर थे गोरेगांव में, हमें गणेश जी ओल्ड टाइमर थे। मैं कभी कभी मैसेज या होप की मीटिंग करता था। वो बोलता लोग छक्का बोलेंगे, अरे तू छक्का हो गया, लेडीज लोग भी बियर पीता है, तू बियर भी नहीं पी सकता, तू छक्का चलेगा। मैं छक्का हो गया तो मैं छक्का मुझे रहे, लेकिन मुझे वो जगह पे नहीं जाना। तो पहली साल में मैंने सब दोस्तों का साथ छोड़ दिया दोस्तों। शुरुआत में ही मेरा कुछ 7-8 महीने का सोबराइटी था। इधर बोलता है पेट भरे ला रखो, ऐसे जगह पे मत जाओ जहाँ तुमको डेंजर कोई शराब का मतलब ऑब्सेशन आ सके। तो चेंबूर में मेरा डांसिंग बार, लेडीज बार का ज्यादा प्रॉब्लम था। तो 8:45 मैं शिफ्ट ड्यूटी में छूटा और 8:45 रात को मैं चेंबूर जा रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया लेकिन मैं नहीं माना। और मैं जैसे स्टाफ बस में बैठा कुर्ला के लिए, मेरे मन में विचार है बस में बैठते कि ठाकुर अभी तो जाने का डांसिंग बार पे जाके बियर पीने का। फिर विचार है बियर नहीं विस्की पीने का, बियर विस्की करते करते दोस्तों मैं पिताजी के पास गया। पिताजी ने एक गिलास दूध दिया, दूध पी के मेरे को 3,000 रुपये दिया किसी काम के लिए। वो 3,000 रुपये लेके मैं बाहर के पास खड़ा गया। ज्योति पंजाब और सन पंजाब, हमारे स्पेन वाले जो भाई जुड़े हुए वो चेंबूर कॉलोनी वाले, तो ज्योति पंजाब सन पंजाब दोनों बार बाजू में थे। मैं बाहर के पास खड़ा हुआ, इतने में वहां से 373 बस आ गई जो बांद्रा के लिए आती है। मेरे ऑटोमेटिक कदम वो बस में चले गए। मैंने भगवान का आभार माना और भगवान आपने मुझे बचा लिया। अभी एक काम और करना, भाईंदर वैष्णव सुबह उधर भी बार है,
लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया, यार अपन आगे के साइड क्यों उतरने का, अपन पीछे के साइड उतरेंगे और वहां से पैदल पैदल घर के में आएंगे तो रास्ते में कोई बार ही नहीं मिलेगा। और मैं धीरे धीरे उधर आया, ठंडे पानी से नहाया और मैं भगवान का आभार माना। उस दिन से लेके आज तक दोस्तों में अपनी सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना में बोलता रहे, मैं कितने बार भगवान का आभार मानता है। मैं सुबह उठने के बाद प्रार्थना में कभी नहीं बोलता। ये हमारा डेली रिपिटेशन में कहीं दिया हो, जो भी शराबी वापस शराब के पास गया, वो अपनी इन्वेंटरी लेके सुबह उठने भगवान से प्रार्थना किया। तो मैं आज तक कभी अपनी प्रार्थना बोलता नहीं। ऐसे करके दोस्तों मेरा 1 साल कैसा चला गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। कैसे पैसे मैनेज हो गए, कैसा क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे शराबियों के साथ काम करता रहा। तो मुझे मेरा प्रॉब्लम कभी नजर ही नहीं आया। मेरा पहला ग्रेटिट्यूड डे मैंने 2 दिन मनाया। मेरा पहला ऑफिस में नमस्कार ग्रुप में मेरा 365 दिन मैंने बनाया। मेरी मेडिकल ऑफिसर थे, मेरे डॉक्टर थे, मेरी साइकेट्रिक डॉक्टर थी, हमारी सोशल वर्कर थी, मेरे जो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग थे मेरे पिताजी थे। हमारी काफी निकी दी ये गैंग सभा आया था, मैंने माफी मांगा था। मैंने उनसे बोला था भाई जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ गलती हो गया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और मैं ये आप लोगों को वादा करता है कि अब आप लोगों को मैं ये मौका नहीं दूंगा। और मेरे पिताजी से भी मैंने अमेंड्स किया था और उन्हीं के हाथ से मैंने टोकन लिया। और दूसरा, उस 1 साल का बर्थडे मैंने 2 जगह किया था, हमारे सरस्वती ग्रुप में ग्रेटिट्यूड बनाया, वहां मैंने अपनी वाइफ के हाथ से लिया। और मेरा शुरू से ही ए में इन्वॉल्व था। बिग बुक को तो मैं सुबह सुबह मैं 5:08 की गाड़ी पकड़ता था, ट्रेन। मेरी मॉर्निंग ड्यूटी रहती, बिग बुक मेरे बैग में रहती थी। हिंदी में तभी बिग बुक ही था, बाकी कोई लिटरेचर नहीं था। एक छोटा सा पैम्पलेट रहता था, हाउस था, वो पढ़ते रहने का, बिग बुक पढ़ते रहने का, शाम को आने का मौका मिला बिग बुक पढ़ते रहने का। ऐसे करते थे, एक एक दिन के हिसाब से जर्नी चालू थी। सेकेंड ईयर में 2001 में जैसा मेरा सेकेंड ईयर आया, मेरा जो भाई आधा बोतल शराब पीता था, मेरे भाई को जॉइंटिस लीवर ये वो सब प्रॉब्लम हो गया, जेजे अस्पताल में भर्ती हो गया। 21 अप्रैल 2001 को मेरा भाई का एक्सपायर हो गया मेरे सामने, 5 दिन एडमिट था, मैं साथ में था, मेरे भाई ने का देहांत हो गया। अभी मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, सब देखभाल मेरे पिताजी करते थे। उसी मेरे सेकेंड साल की सोब्रिटी में मेरी हालत पैसे के बारे में अच्छी नहीं थी। अक्टूबर नवंबर की बात है, मुझे प्रॉपर मालूम नहीं, सुबह सुबह 5 बजे मेरे फादर का फोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे चेस्ट में पेन हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं बोला पापा एक काम करो, बाजू में इंडेक्स हॉस्पिटल है, उधर आप एडमिट हो जाओ। मैं पहुंचता, मेरे दोस्त को जो सरदार जी था मैंने फोन किया कि यार ऐसे ऐसे पापा को तकलीफ है, तू जरा पहुंच जा, मैं यहाँ से पूछता। मेरे घर में खाली 900 रुपये। मैं वाइफ को पूछा, 900 रुपये मैंने लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, चेक बुक लेके, और मैं हॉस्पिटल पहुंचा। तो मेरे पिताजी को एडमिट नहीं किया था, ऐसे ही लिटा के रखा था, उनका पॉटी विटी सब पेंट में हो गया। तो वहां जब भी काउंटर पे मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, हॉस्पिटल में क्रेडिट कार्ड भी चलता नहीं था, लेकिन वहाँ के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, चीफ डॉक्टर थे, वो राज कपूर साहब के फैमिली डॉक्टर थे, तो मेरे पिताजी का भी अच्छे पहचान था। उनसे बात की गई, उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने बोला भाई 48 घंटे तक तुमको बोल नहीं सकते कि तुम्हारा पिताजी का क्या होगा। मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना की, भगवान जो होना है वो करो, आप मुझे कुछ नहीं, खाली मैं अपना पिताजी का अच्छे से बाबा देखभाल कर पाऊँ। फिर मैंने अपने ऑफिस में फोन किया मेरे दोस्तों की कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, थोड़ा पिताजी एडमिट है। उन्होंने बोला तू आजा, कुछ पैसे का बंदोबस्त रखेंगे। तभी मेरे एक सर्विस स्पॉन्सर थे, शंकरन अंकल, हमारे एयर इंडिया स्टाफ थे। उनके साथ मुझे सूरत, कोल्हापुरी, मद्रास जाने का मौका मिला। उन्होंने बोल के रखा था कि ठाकुर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कभी भी कोई बात मेरे से छुपाना नहीं, और ईमानदारी से ये प्रोग्राम के ऊपर चलते रहना। ऑनेस्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग जब भी नमस्कार ग्रुप में बैठे रहते थे, हमारी वसई ट्यूब की शुरुआत हो गई थी, वो बोलते थे मला वसई ट्यूब की काळजी नाही, मुझे वसई ट्यूब की चिंता नहीं, अपना ठाकुर है ना उधर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मेरा यार देखो ये ओल्ड टाइमर को, अंकल को कितना भरोसा है। मेरे घर वाले भी शायद मेरी इतनी छोटी सोसाइटी में भरोसा नहीं, लेकिन ये अंकल को कितना है कि हमारा ठाकुर उधर है, कुछ ना कुछ सेवा पाठ भी करेगा। उनकी भविष्यवाणी सही हुई दोस्तों, मुझे 5 साल मेरे इंटरग्रुप में सेवा करने का मौका मिला। और ऐसे करके दोस्तों मैं अपने ऑफिस में गया और शंकर अंकल का मुझे याद आया, लेकिन वो किसी एक ही काम से मद्रास गए हुए थे। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस में गया, मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए, मेरे बैंक में कुछ 3,000 रुपये पड़े थे, वो लेने को मैं जा रहा था, तो एक मेंबर मुझे टकराया, मुझे बोला ठाकुर भाई तुम आए नहीं, वो अंकल तुमको याद कर रहा था। जो आदमी एक ही काम से लिए मद्रास गया था वो बॉम्बे आ गया, उन्होंने कुछ पैसों का मदद किया, 12 घंटे में मेरे पिताजी को होश आ गया। 10 दिन मेरे पिताजी एडमिट थे दोस्तों, 10 दिन के बाद डिस्चार्ज दिया, तब डॉक्टर ने बोला था अभी कंप्लीट तुम्हारे पापा, तुमको रेस्ट करना पड़ेगा। मैं पिताजी को बोला अभी क्या करना है, आप गाँव जाओगे इधर रहोगे। पापा बोले मैं गाँव जाऊंगा। दोस्तों मेरी सेकंड साल की सोब्रिटी में मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, मेरी 3 बेटियां, पत्नी, इतनी बड़ी जवाबदारी आ गई दोस्तों। लेकिन ये प्रोग्राम बड़ा पावरफुल है दोस्तों। मुझे खाली ये रास्ते पे चलना है, मैं एक एक दिन के हिसाब से दिल सेल टू पास, दिस सेल टू पास, एक एक दिन के हिसाब से चलता रहा।
मेरा 300 ₹350 दिन का भी खर्चा होता था। बाद में ए में मेरा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था, फिर बाद में थोड़ा बहुत मैंने फंड मैनेजमेंट के काम किया। ऐसे करते करते वो जवाबदारी में निभा पाया। बट फॉर द ग्रेस ऑफ केवल ये ईश्वर की कृपा नहीं तो मेरा खुद का हालत क्या था। मैं इतना कर्जा बाजार था जिसका कोई मतलब, लाखों का कर्जा नहीं था, लेकिन मेरे ऑफिस के जो भी लेते सब पे दोस्तों ये मैं निभा पाया। मेरे माता पिता की अच्छी से मैं सेवा कर, बचपन से भी मेरे को इच्छा था माँ बाप का सेवा करने का, और मैंने किया भी। लेकिन ये फेलोशिप में आके 2009 में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, 2017 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, और ऐसे करके 2004 में मेरी बड़ी बेटी की शादी। ये सब मैं करता रहा दोस्तों। इधर बोलते थे दूसरे भाई को संदेश देने का काम, मेरे एक ओल्ड टाइमर थे सही सर के, पहले वो समाज कल्याण ग्रुप से जुड़े हुए थे। वो भाईंदर में जॉब करते थे बैंक में, और मैं एयर इंडिया में जॉब करता था। वो दोपहर को यहाँ से छूटते थे, मॉर्निंग ड्यूटी से वो छूटते थे। मुझे याद है मैं भाईंदर स्टेशन पे उतरा, और मुझे एक इंटरग्रुप से कॉल आया कि ठाकुर भाई एक ऐसे ऐसे सरदार जी का 12 स्टेप कॉलेज जरा देख लेना। मैं एड्रेस विड्रेस देखा और अपने एक दो मेंबरों को फोन किया, लेकिन कोई मिला नहीं। मैं बोला चलो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ उस सरदार का कम से कम एड्रेस ढूंढ लेता हूँ, फिर कल हमारे को जाने में तकलीफ है। मैं गया, देखा तो एक सरदार जी सोफा पे लेटा हुआ है। तो मैं जाके उसके पास बैठा, उससे बात करने लगा। जैसे ही मैंने बात किया, मैं देखा तो मेरी पैंट भी गीली हो गई। मतलब वो सरदार यूरिन बिस्तर में ही करता था, टॉयलेट जाता तो खसक खसक के जाता था। उसको आधा बोतल एक बोतल नहीं लगता था, उसको कम से कम गैलन का गैलन लगता था। तो ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं। दूसरे दिन मैंने मेरे अपने ओल्ड टाइमर दोस्त को बोला, मेरा गुरु जी ऐसा पीने वाला तो मैंने देखा ही नहीं। उसको हम लोगों ने भगवती हॉस्पिटल बोरीवली में एडमिट किया, 5 दिन उसको एडमिट किया। मेरे से यहाँ से ओल्ड टाइमर सुबह आमलेट ब्रेड बॉईल लेके जाते थे, वहां से मैं आ जाता था। रात को 11 बजे तक हम लोग रुकते थे, और जब उसको वॉशरूम लेके जाना था, हम दो आदमी उसका हाथ पकड़ते थे, और एक हमारा तीसरा आदमी उसका पॉटी देखता था। मैं बोला अरे यार, फेसबुक में हम देखते हैं हमारे को फाउंडर ने कितना मेहनत किया दूसरे शराबी के साथ, यहाँ तो मुझे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है एक शराबी के साथ काम करते। ऐसे मुझे मौका मिला दोस्तों, मुझे मेरे शुरुआत में ही, मेरे पहले साल की सोसाइटी में मुझे 6 महीने के बाद ही सेवा का मौका मिला। ऐसा एक ग्रुप का चेयर संभालने का मौका मिला। मेरे साथ ग्रुप कॉन्सेस नहीं हुआ था। हम लोग वसई की मीटिंग करके आ रहे थे, दो मेंबर मेरे साथ में जो एक एक साल मेरे से आगे थे, उन्होंने बोला ठाकुर भाई अगले से उससे संडे से तुम चेयर संभालने का। और मुझे ये भी बोला चेयर संभालने का तो स्लिप होने का भी खतरा है। तो मैं और घबरा गया। लेकिन मेरा जो शुरुआती स्पॉन्सर थे उनको मैं मिला, उन्होंने बोला कोई चिंता करने के मतलब ऊपर वाले की इच्छा से ये तेरे को सेवा का मांग करना। मेरे सर्विस स्पॉन्सर शंकर बोलते थे ये में जो भी सेवा का पार्ट मिलता है ये ऊपर वाले की इच्छा, और वो मैं सेवा में करने लगा। मेरे सत्यनारायण भाई वसई के, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। मैं सोचता था कैसे मैं चेयर पे बैठूंगा, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने बोला कुछ करने का जरूरत नहीं, तो 15-20 मिनट पहले ग्रुप में आ सकते हैं। मैं हाँ आ सकता हूँ, क्योंकि संडे का दिन है। तुम चाय का ऑर्डर दो, 15-20 मिनट पहले ग्रुप में आओ। और इसी तरह से मैं सेवा में इन्वॉल्व हो गया। मुझे पहली बार एक भाई को मैसेज देने का मौका मिला। वो भाई पहली मीटिंग से सोबर हो गया। मेरे शुरुआती स्पॉन्सर ने बोला ये जो प्रदीप तेरे को मिला है वो ये गॉड गिफ्ट है। तो ये दो चीजें मेरे को बड़ी अजीब सी लगी यार। ये जो नया भाई जो आज शराब से दूर है, ये मेरे को जो मौका मिला ये गॉड गिफ्ट है, और जो सेवा का मौका मिलता है ये ईश्वर की इच्छा। तो ये मेरे साथ अजीब एक हुआ। ऐसे करते दोस्तों पे एक एक दिन के जर्नी चालू रखा, और धीरे धीरे दोस्तों धीरे जीवन में वो हर चीज पूरा हुआ। अभी किसी ने आलस की बात करी, 2005 में मैंने स्पॉन्सर पकड़ा। असल में मैंने यहाँ शुरुआत से ही इधर बोला था स्टिक टू द विनर। तो मैंने एक ओल्ड टाइमर को पूछा यार मैं कैसे पहचानूं कौन लूजर है कौन विनर है। तो मेरे ओल्ड टाइमर दोस्त ने बोला ठाकुर जी जो जैसा बोलता है वैसा करता है क्या। बोलने के लिए हम बड़ी बड़ी शेयरिंग ये सब करेंगे, लेकिन जीवन में उसका वैसा हटता है क्या। मेरे रहमी अंकल मुझे बोलते थे कि ठाकुर बाहर का ताली मिले ना मिले लेकिन घर का ताली मिलना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता था, उनका बोलना था बाहर तेरे को प्यार मिले ना मिले लेकिन घर का प्यार इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। और मैंने देखा भाई, और ऐसे करते एक एक दिन के हिसाब से चलता रहा दोस्त मेरे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत सर्विस पार्ट में गया, और एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों 2005 में मैंने एक ओल्ड टाइमर को स्पॉन्सर के रूप में चुना। कांदीवली के पोइसर ग्रुप के मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे झट से स्पॉन्सर नहीं बताया बनाया। उन्होंने बोला ठाकुर भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, आप जॉब वाले हो, हम लोग आपस में मिलेंगे बातचीत करेंगे एक दूसरे को समझेंगे तभी स्पॉन्सर स्पॉन्सी होगा। मैं शुक्रवार को छूटता था ऑफिस से, कांदीवली उतरता था,
कोई सा जिमखाना जाता था, हम दोनों मिलते थे, चर्चा करते थे, बातचीत करते, धीरे 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 जब उनका मेरा एकदम सब कुछ हुआ, उनके साथ मैं अपना पांचवा पारी, छठा सातवां, मेरे अमेंड्स थे, मेरे कैरेक्टर डिफेंस के काम किया, उनकी छत्र छाया में मैं सुपारी के टुकड़े से दूर हो गया। मेरी वाइफ कभी मुझे बोलती थी, यार तुम एक छोटा सा भी काम हमारे लिए कर सकते हो क्या, इस सिगरेट भी छोड़ सकते हो क्या। तो मैंने कई बार सिगरेट के पैकेट को कचरे के डब्बे में फेंका, फिर उठा लिया, और मैंने फिर भगवान के सामने रोया। मैं बोला, भगवान, अरे यार एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रखा, इसके लिए तुम क्यों नहीं चमत्कार करते हो। और मुझे याद है मैंने अपने स्पॉन्सर से कुछ टिप लिया था, और 19 जुलाई सोमवार का दिन था, साईं बाबा का दिन। मैं बोला आज साईं बाबा के दिन है, मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि 3 दिन घर से बाहर मत निकलना ना, ऑफिस से था, घर पे ही रहना। गुरुवार का दिन था, 19 जुलाई 2007। मैं सुबह से लेकर शाम तक घर से निकला नहीं। 5 बजे घर से बाहर निकला, चाय की दुकान पे गया, जैसे चाय आई मेरे हाथ में सिगरेट या, वापस मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया, फिर वापस उन्होंने बोला वापस ट्राई करो, फिर वापस मैंने कोशिश की अगले गुरुवार को। और 26 जुलाई 2007 से लेके मैं एक एक दिन के हिसाब से सुपारी के टुकड़े से रो गया। उसके बाद मुझे अपने स्पॉन्सर अपने घर पे लेके गए, एक नोटबुक और पेन दिया, और उन्होंने बोला, ठाकुर भाई, ये जो स्पॉन्सर है ना, ईश्वर के करीब ले जाने की सीढ़ियों का काम करता है। 2007 के बाद मेरे स्पॉन्सर बड़ौदा शिफ्ट हो गए। आज तक 2007 के बाद उनको बड़ौदा शिफ्ट होने के बाद मैं उनको मिला नहीं दोस्तों। आज भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं फोन में बात करता हूँ, लेकिन अगर उनसे बात किया तो आज भी मेरे पास ऐसे कुछ अच्छे, ओल्ड टाइमर की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो अभी अक्टूबर में 4 साल शराब से दूर होएगा, उसको मैसेज देने का मौका भी मुझे मिला, और कई बार 3 या 4 बार मैं उसके घर में विजिट किया। एक बार उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, 7-8 महीना उसने खेल छपाटे भी किया। और उसके बाद वो शराब से दूर होने के बाद मैंने उसको बोला था, भैया ये 2 ओल्ड टाइमर है, इसमें से कोई भी तू अपने स्पॉन्सर के रूप में चुन ले। और एक स्पॉन्सर के साथ उसने काम किया, पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छे अच्छे लिटरेचर का उसको जाने, तो आज मैं उससे पूछता हूँ। ऐसा बात नहीं कि मेरे को उल्टा में चाहिए, छोटा कोई किसी से भी, मुझे मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। मेरे बॉस मुझे बोलते थे कि ठाकुर, हम लोग जो इंजीनियरिंग के स्टाफ है ना, हमको हर दिन कुछ सीखना चाहिए। तो मैं अपने बारे में सोचा, ये जो अल्कोहलिज्म का भी कार्यक्रम है, ये मुझे रोज का रोज सीखना है, कुछ ना कुछ मुझे सीखने का मौका। तो उसमें भाई से भी पूछता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो ऐसे मेरे आज एक दो दोस्त बना के रखे हुए। यहाँ एक दृष्टिकोण आपके लिए किया है। आज ये फेलोशिप में इतने मेरे दोस्त हैं दोस्तों, कि जो मेरे परिवार से भी बढ़कर है, मेरे भाई से भी बढ़कर है। मुझे याद है, अभी मेरा एक दोस्त है, 19 साल शराब से, अभी जून में 19 साल हो गया। अभी कल उसकी बेटी अमेरिका जाएगी एमएस करने। उनके बेटी की जो हस्बैंड है वो भी अमेरिका है। वो मीटिंग नहीं करता है, एक का मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं करता है वो। एक को उसको मैं बोलता था तो खाली बर्थडे मनाने, ग्रेटिट्यूड मनाने आता था। उसको लगता है मेरा डॉक्टर से हो गया, अभी किससे भी, आज उसका परिवार सुख शांति से। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त है, मेरे डॉक्टर भी दोस्त है जो आज 12 साल शराब से दूर है। तो ऐसे दोस्त ये फेलोशिप में हमको मिलेंगे जो जीवन भर हमारा साथ देंगे। वो मेरा दोस्त, हम जब इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके बच्चे छोटे थे, तो उसका जो नॉमिनी बनाएगा, बच्चों का कुछ वारिस भी लगता था, उसने मेरा नाम डाला था कि भैया मेरे बच्चों के गार्जियन ये है। उसने अपने भाई बहन लोग का नाम नहीं डाला। तो इतने अच्छे दोस्त आज ये फेलोशिप में मिल गए बॉस मेरे। और आज एक एक दिन के हिसाब से कोशिश चालू, इधर बोला सुबह उठ के प्रार्थना करो। आज सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। अभी मुझे 23 साल 9 महीने हो गए, मैं शराब से दूर है। 16 साल, ये 26 जुलाई को मैंने 16 साल एक एक दिन के हिसाब से हो गए शराब से दूर है। इधर 5:30 बजे में रिटायर भी हो गया, मार्च 2021 में रिटायर हो गया। मेरे तीनों बेटियों की शादी हो गई, तीनों के एक एक ग्रैंड बच्चे हैं। अभी मेरा जीवन क्या है, एक अपना छोटा मोटा जो मुझे सेवा मिलता है वो करते बैठना, फिर अपने परिवार की जवाबदारी। इधर किताब में मुझे बताया गया है कि भैया अभी ज्यादा मगजमारी नहीं, मेरे को जो भगवान ने बोनस लाइफ दिया, अभी मेरा दो ही उद्देश्य है, अपने परिवार की अच्छे से अच्छी सेवा करना। मैं कभी सोचता था 86 बैच में जो हम लोग लगे थे, सभी मेरे दोस्तों के पास दो दो बड़े मकान, तीन तीन बड़े बड़े फ्लैट, सब कुछ है। लेकिन इधर भगवान ने मेरा औकात का भी दिया। मेरा जो भाईंदर में फ्लैट था, मेरी वाइफ की इच्छा थी कि यार हमारा भी एक बेडरूम बढ़ के होए, तो मेरी तीनों बेटी जब आएंगी तो सब आराम से हो सके। तो मैं ये बुढ़ापे में जरा रिटायरमेंट के बाद रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों की इच्छा थी। वो घर मैंने बेचा, कुछ रिटायरमेंट का पैसा दिया, हमने इन्वेस्ट किया, अभी हमको भी 2 बेडरूम हॉल घर मिला। अभी मेरी वाइफ, कभी कभी हम दोनों ही अकेले, तो मेरी वाइफ सोचती है, बोलती है कभी कभी, यार हम, मैं सोचती हूँ भगवान से मेरी इच्छा थी कि भगवान छोटा सा भी मेरा 2 बेड होएगा तो होना चाहिए। और आज भगवान ने इतना बड़ा मेरे को घर दिया। तो मेरा भगवान, मेरा जो है कहे वो सब कुछ देने वाला है, उसके लिए मुझे करने का जरूरत नहीं। हमारा 12+12 में तो एक गारंटी दिया है कि मुझे ये रास्ते पे चलना है, अल्कोहलिज्म के रास्ते पे मैं चलूंगा तो भैया पैसा मेरा गुलाम बनने वाला है। ये 11वां स्टेप या 12वां स्टेप में क्लियर कर दिया है।
और मुझे बोल रहा था शॉर्टकट पैसे के पीछे जी मत। मैं बिल्कुल नहीं भागा भाई, मैं बिल्कुल नहीं भागा। मुझे ये गारंटी थी कि भाई मैं ये एल्कोहलिक में आता रहूं, एक एक दिन के हिसाब से प्रोग्राम के ऊपर चलता रहूं, तो मेरा एयर इंडिया का नौकरी करूंगा तो मुझे दाल रोटी का प्रॉब्लम होएगा नहीं। अभी भी हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे लोगों को 40,000 35,000 पे नौकरी पे बुलाया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया मेरे साथ वाले। मेरी बेटी ने मना कर दिया, बोला डैडी अब कुछ करने की जरूरत नहीं। और मुझे भी जरूरत नहीं, मुझे मालूम है मेरे से अभी कुछ होने वाले है। मुझे एक लिए मेरे को आप कभी भी बोलो, अभी भी 5:30 बजे उठ जाता हूँ दोस्तों, सुबह उठ के योगा मेडिटेशन करके नहा धो के घुटने केवल भगवान से प्रार्थना। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे नया दिन देखने को दिया। आज के दिन सिगरेट शराब से दूर ना, आज के दिन घमंड से दूर रखना, और आज के दिन ऐसा कोई काम नहीं करूँ कोई शाम को जब भी मैं आप प्रार्थना करूँ तो मुझे शर्मिंदा होने पर मैं आपकी इच्छा के हिसाब से चलने का कोशिश करूँ। और न्यू कमर के लिए प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, ओल्ड टाइमर के लिए प्रार्थना करता हूँ, मिड टाइमर के लिए प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं ईश्वर की इच्छा के हिसाब से चलने की कोशिश करता है तो मेरा ये अनुभव भाई, मेरा मेरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। और मैं आज भी बोलता है, मेरे सीताराम में हमेशा बोलते थे पहले कि मैं थम्सअप हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता था ये थम्सअप का मतलब क्या है, तो आज मैं समझ गया कि मैं भी भाई थम्सअप आदमी में बिग बुक और 12+12 ये दो ही किताब बार बार पढ़ता हूँ। अपने कुछ दोस्तों के साथ में हूँ फेलोशिप में, आज भी समय सुबह भी मुझे एक कॉल आया, एक हमारा बंदा था जो 6 महीने के साथ मेरे साथ में टच में, लेकिन अभी वो ईमानदार नहीं है। अभी सुबह फोन आया, यार तो आप मुझे भूल गए, आप मुझे याद नहीं करते हो, मुझे बचा लो। मैं बोला यार मैं कौन बचाने, मैं भी तुम्हारे माफिक हूँ, मैं भी आज के दिन शराब से दूर है। बोला अगर आ सकते तो मेरे घर पे आओ। मैंने एक मेरे दोस्त को फोन किया जो 50 दिन से मेरे साथ लगा हुआ है, हम दोनों गए उसके साथ, हम 2 घंटा बिताए। उससे पहले भी 2 दिन पहले एक सीए का फोन आया, वहाँ हम 4 घंटा उसके साथ हम लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। तो दोस्तों ये मेरे को करता रहना है। डॉक्टर बाब ने क्लियर कट बताया हुआ है, शायद 176 पेज है। मैंने जो भी सीखा है वो मैं देने की कोशिश करता है, शायद मेरे अनुभव से किसी को फायदा हो जाए, ये मेरा कर्तव्य है। किसी आदमी ने मेरे लिए टाइम निकाला तो मेरा भी काम है ये निकालने का। और ये सब करने से मुझे खुशी मिलती है, और ये करते रहूंगा तो मुझे वापस शराब के पास जाने का जरूरत नहीं है। वही मैं आज एक एक दिन के हिसाब से करता हूँ भाई मेरे। अभी मेरी वाइफ कभी कभी देखती है और मुझे देख के हंसती है कि साला अभी अपना पागल हो गया है। मैं लिटरेचर लेके बैठता हूँ, बिग बुक लेके बैठता हूँ, तो वो बोलती है तुम्हारा पढ़ाई अभी भी चालू है। दोस्तों बहुत आभारी हूँ ईश्वर का कि ईश्वर ने मुझे ये सुंदर कार्यक्रम दिया, और आज एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर एक सुखी समाधानी जीवन। आज मटेरियल थिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो घर में भी खुश था, ये भी घर में खुश है दोस्तों। पैसा इतना भी वो नहीं है, किताब में दिया हुआ है ना, अभी पैसा कितना आता है वो नहीं, अब मैं क्या ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। और आज यही कोशिश करता हूँ दोस्तों। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया दोस्तों, 10 मिनट है, किसी का कुछ क्वेश्चन विश्चन होगा तो पूछ लो। आप लोगों ने मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई मेरे, थैंक यू वेरी मच।